कैसे हैं सब लोग। पेज नंबर 16 डिस्कस करते हैं। इस पेज में 2-3 टॉपिक्स हैं, बैंकिंग ऑफ साइकिल, मैक्सिमम स्पीड ऑफ ए व्हीकल ऑन ए कर्व्ड रोड और बैंकिंग ऑफ रोड। ये 3 टॉपिक्स हैं, तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। मेरे नोट्स मेरे यूट्यूब चैनल पे गिवन है, 11th क्लास के नोट्स भी गिवन है, 12th क्लास के नोट्स भी गिवन है, वहाँ से आप PDF कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। और ड्यूरिंग सेशन यू प्लीज़ सिट विथ प्रिंट आउट ऑफ माई नोट्स। चलिए, सबसे पहला टॉपिक है बेंडिंग ऑफ साइकिल। बेंडिंग ऑफ साइकिल से क्या मतलब है? किसी कर्व्ड रोड पे अगर कोई साइकिल चलाने वाला बच्चा कोई जा रहा है किसी कर्व्ड रोड पे, रोड इज कर्व्ड। कर्व्ड का मतलब क्या है कि सर्कुलर रोड है, सर्कुलर रोड। तो इस सर्कुलर रोड पे मूव करते समय साइकिल की बेंडिंग करनी पड़ती है। साइकिल की बेंडिंग से मतलब है साइकिल को एक साइड में बेंड कर लेते हैं, इंक्लाइन हो जाती है साइकिल। एक स्ट्रेट रोड पे जब आप चलोगे तो साइकिल स्ट्रेट ऐसे चलेगी, और जब एक कर्व रोड पे चलोगे तो साइकिल सेंटर की तरफ बेंड होगी। साइकिल हमेशा सेंटर की तरफ बेंड होती है, और ये सिर्फ साइकिल के लिए नहीं है, ये किसी भी ट्रैफिक के लिए होता है। इसीलिए तो जैसे हैवी ट्रैफिक है, कोई ट्रक है या कोई ट्रेन है, तो वो ट्रेन या ट्रक वो ऐसे थीटा एंगल से टिल्ट नहीं हो सकता, इंक्लाइन नहीं हो सकता। तो वहां पे क्या करते हैं, वहां पे रोड को इंक्लाइन कर देते हैं। तो रोड का जो आउटर सरफेस होता है, आउटर एंड होता है, आउटर एज होता है, उसको इनर एज से थोड़ा सा हाई राइज करते हैं, उसको थोड़ा ऊपर बनाते हैं, लिफ्ट करके बनाते हैं। आउटर एज को ऊपर बनाते हैं हमेशा, और जो सेंटर की तरफ वाला एज रहता है, सेंटर की तरफ वाला जो किनारा रहता है, उसको नीचे बनाते हैं। तो रोड जो इंक्लाइंड होगी वो इस तरीके से इंक्लाइंड होगी कि सेंटर की तरफ इंक्लाइनेशन मिलेगा। तो उसके ऊपर जो व्हीकल चल रहा होगा, उस व्हीकल की जो टिल्टिंग होगी, व्हीकल का जो झुकाव होगा, व्हीकल की जो बेंडिंग होगी, टेक्निकली इसको बेंडिंग ही कहते हैं, तो व्हीकल की जो बेंडिंग होगी वो सेंटर की तरफ होगी, उस सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ बेंडिंग हो जाएगी। ओके, तो सबसे पहला हमारा साइकिल के लिए है एग्जांपल। तो एक साइकिल एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, तो इसमें अगर धीमे धीमे चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अदरवाइज बच्चे को क्या, साइकिल को सेंटर की तरफ बेंड करना पड़ता है। और ये करना क्यों पड़ता है? ये करना पड़ता है टू प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। सर्कुलर पाथ पे मूव करने के लिए हमेशा एक सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स अगर नहीं लगेगा किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो वो सर्कुलर पाथ पे मूव ही नहीं कर सकता। तो बच्चे को सर्कुलर पाथ पे मूव करना है, साइकिल को सर्कुलर पाथ पे मूव करना है, तो उसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस करने के लिए, अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस कहां से होगी? वो फ्रिक्शन फोर्स से प्रोड्यूस होगी। फ्रिक्शन फोर्स विल प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स सफिशिएंट नहीं है। तो अगर साइकिल को बेंडिंग नहीं किया तो फ्रिक्शन फोर्स से नहीं बात बनेगी, साइकिल स्लिप हो जाएगी। तो क्या करता है, वो साइकिल को थोड़ा सा बेंड कर लेगा। तो ये जो बेंडिंग से जो mg इसका वेट लगा हुआ था, वो दैट mg का कंपोनेंट विल प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो डायग्राम से ये बात अच्छी तरीके से समझ में आएगी। एक सबसे पहले तो एक स्मूथ सरफेस बना रखा है, और स्मूथ सरफेस पे हॉरिजॉन्टल लाइन से मैंने बना दिया। फिर एक वर्टिकल लाइन बनाई। ये वर्टिकल लाइन बनाया है वो थीटा एंगल मेजर करने के लिए, जितना बेंड होती है साइकिल। तो वो मेजर कहाँ से किया जाएगा? वो वर्टिकल से मेजर किया जाएगा। तो आप देखें, एक इसमें एक AG इज द साइकिल, व्हील ऑफ साइकिल, आप मान लें इसको व्हील ऑफ साइकिल है। AG इज व्हील ऑफ साइकिल, G इज सेंटर ऑफ साइकिल या व्हील का सेंटर, और A वो पॉइंट है जहां पे वो जो व्हील है वो रोड को टच करता है। तो वर्टिकल के और साइकिल के बीच में थीटा एंगल बन रहा है, और इसमें इस सर्कुलर पाथ का सेंटर किस तरफ है? इस सर्कुलर पाथ का सेंटर इसी तरफ है जिस तरफ ये साइकिल बेंड हुई है, इस साइड ही सेंटर है, क्योंकि सेंटर की तरफ ही बेंड होना है। तो अब देखिए जहां पे इसका G है पॉइंट, G जानबूझ के लिखा है, G स्टैंड फॉर इट्स वेयर द एंटायर वेट ऑफ दिस बाइसिकल लाइज। तो यहाँ पे mg इसका वेट लगेगा, ठीक है। और जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो F से मैंने मार्क किया हुआ है। तो हम थीटा एंगल कैलकुलेट करना चाहते हैं कि कितना बेंडिंग करनी पड़ेगी साइकिल में, कितना बेंडिंग करनी पड़ेगी, वही कैलकुलेट करना है। तो थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो इस डायग्राम की ज्योमेट्री से आप थीटा कैलकुलेट कर सकते हो। tan थीटा इज इक्वल टू A/B, एल्टीट्यूड अपॉन बेस। तो एल्टीट्यूड कितना है? F है, और बेस कितना है? बेस mg के बराबर है। तो tan थीटा आ गया F/mg। F क्या होता है? F रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो यानी कि mv²/r। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv²/r है, तो आपने F की जगह पे mv²/r रख दिया।
अपॉन में mg एज इट इज ही रह गया। तो tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r अपॉन g। ये एक्सप्रेशन आपको थीटा के लिए मिल गया, बस इसी से थीटा कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसको v स्क्वायर अपॉन आर जी लिखा जा सकता है, लेकिन आप इसको v स्क्वायर अपॉन r अपॉन g इसी फॉर्म में लिखो, ऐसे ही याद रखना। v स्क्वायर अपॉन r इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड g इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो tan थीटा जो होगा वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का रेशो है। तो इस सेंस में इसको बिल्कुल सीधे सीधे याद रखा जा सकता है कि हाउ डू यू कैलकुलेट थीटा, बेंडिंग कितना बेंडिंग हुई है, बी थीटा tan थीटा इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अपॉन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो जितना ज़्यादा उसको बच्चे को स्पीडली साइकिल चलानी है, जितना ज़्यादा स्पीडली साइकिल चलानी है, यानी कि v की वैल्यू जितना ज़्यादा रखना चाहता है तो थीटा उसको उतना ही ज़्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उतना ही ज़्यादा हो गया जितना ज़्यादा स्पीड हो गई, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन न्यूमरेटर में रखा हुआ है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिनोमिनेटर में रखा हुआ है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो वैसे भी कांस्टेंट वैल्यू है, वो तो ना कम होनी ना ज़्यादा होनी। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा थीटा की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। तो जितना तेज़ी से बच्चा घूमता है बेंडिंग उतनी ज़्यादा हो जाती है, और धीमे धीमे घूमेगा, बहुत कम स्पीड के साथ घूमेगा तो शायद उसको साइकिल बैंड भी ना करना पड़े, स्ट्रेट पे चला जाएगा। स्ट्रेट का मतलब है थीटा इक्वल टू 0। थीटा को वर्टिकल के साथ नाप रहे हो, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। नाउ नेक्स्ट इज मैक्सिमम स्पीड ऑफ ए व्हीकल ऑन ए कर्व्ड रोड। अभी आप कोई थीटा एंगल बनाते हुए किसी रोड, कर्व्ड रोड पे यानी कि सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हो, तो आपकी मैक्सिमम स्पीड कितना हो सकती है, ये कैसे डिटरमाइन किया जाए। तो ये मैक्सिमम स्पीड को डिटरमाइन करेंगे हम, या तो रोड कर्व्ड होती, और कर्व्ड नहीं है तो जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो रोड जितना फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड करती है वहाँ से मिलेगा, फ्रिक्शन फोर्स से मिलेगा, फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन सरफेस ऑफ रोड एंड टायर ऑफ व्हीकल। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होती है, mv स्क्वायर अपॉन r, सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन r, और ये मिलेगी कहाँ से, ये मिलेगी फ्रिक्शन फोर्स से। फ्रिक्शन फोर्स कितना होती है, म्यू इंटू आर, आर इज रिएक्शन, यानी कि म्यू इंटू mg। तो सेंट्रीपिटल फोर्स मस्ट बी लेस देन इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा हो जाएगी तो व्हीकल स्लिप हो जाएगा, या ऐसे कह लो कि फ्रिक्शन फोर्स अगर कम रह जाएगी तो व्हीकल स्लिप हो जाएगा। तो व्हीकल की स्लिपिंग रोकने के लिए फ्रिक्शन फोर्स को हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स से ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि म्यू mg मस्ट ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। यहाँ से आप v आसानी से कैलकुलेट कर पाए हो, v स्क्वायर m दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, तो v स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू म्यू जी आर। तो v की अपर वैल्यू आपको मिल गई, यहाँ से व्हीकल को एट मोस्ट कितना फास्टली आप चला सकते हो, इस एक्सप्रेशन के हिसाब से चला सकते हो, v स्क्वायर मस्ट बी लेस देन इक्वल टू म्यू जी आर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड से क्या मतलब है, कोई हैवी ट्रैफिक, पहले भी बात हो रही थी हमारी, कोई हैवी ट्रैफिक अगर किसी रोड से जाता है तो हैवी ट्रैफिक अपने आप को बैंड नहीं कर सकता। ट्रक जा रहा है तो ट्रक अपने आप को बैंड नहीं कर सकता, तो वहां पे आप रोड में बैंकिंग प्रोड्यूस कर देते हो। रोड में बैंकिंग प्रोड्यूस करने का मतलब ये हो गया कि रोड के एक एज को आप ऊपर उठा देते हो, एक एज को नीचे रहने देते हो। तो सेंटर की तरफ वाले एज को नीचे रहने देते हो और जो आउटर एज है उसको ऊपर की तरफ उठा देते हो, तो ये रोड बैंक्ड रोड हो गई, तो थीटा एंगल बन गया। तो ये थीटा एंगल आपको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर देता है, क्योंकि आप कर्व्ड पाथ पे जा रहे हो, सर्कुलर पाथ पे जा रहे हो, तो आपको एक सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर देगी ये बैंक्ड रोड। और कि इसको थीटा कितना, यानी कितना स्पीड से जाना है ट्रैफिक को, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग थीटा की कितना वैल्यू होना चाहिए, यानी रोड को कितना यानी बैंकिंग एंगल कितना उसमें रखा जाए, ये कैलकुलेट किया जा सकता है। तो बैंकिंग एंगल डिपेंड्स अपॉन कि ट्रैफिक को कितना स्पीडली वहां से पास ऑन होना है। इसीलिए आप देखते होंगे कि कभी कभी जहाँ पे रोड बैंक्ड होती हैं वहाँ पे लिखा भी होता है, स्पीड लिमिट वगैरह लिखी होती है। तो इसका मतलब ये है कि स्पीड को उससे कम भी ना रखें, स्पीड को उससे ज़्यादा भी ना रखें, क्योंकि स्पीड को उससे कम रखेंगे अगर तो व्हीकल फिर गिर सकता है, और स्पीड ज़्यादा रखोगे तो स्लिप हो सकता है, क्योंकि वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स तो उतना ही मिलेगी जितना कि बैंकिंग दी गई है। बैंकिंग से ज़्यादा जितना बैंकिंग जितना है उससे ज़्यादा स्पीड, उसके कोरस्पॉन्डिंग स्पीड से ज़्यादा स्पीड से अगर आप चलाओगे तो व्हीकल स्लिप हो जाएगा। तो ये कैसे कैलकुलेट किया, देखिए डायग्राम समझ लें। इसमें सबसे पहले डायग्राम में एक तो मैंने इन बैंक्ड रोड बना रखी है सबसे पहले, और बैंकिंग एंगल कितना बना रखा है, थीटा बना रखा है। अब इसके ऊपर एक व्हीकल चल रहा है, इस व्हीकल का वेट है सबसे पहले एक्टिंग डाउनवर्ड mg, वेट इसका mg है एक्टिंग डाउनवर्ड,
ओके। और दूसरा इसका एक नॉर्मल रिएक्शन लगा हुआ है, कैपिटल एन एक्टिंग अपवर्ड, इंक्लाइंड रोड से यानी बैंक्ड रोड से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगा हुआ है और ये कैपिटल एन है। तो सबसे पहले तो मैंने इस कैपिटल एन को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट में रिजोल्व कर लिया। इसका एक कंपोनेंट आ गया एन कोस थीटा और एक कंपोनेंट आ गया एन साइन थीटा। ठीक है, ये थीटा एंगल कहां से आ रहा है? थीटा एंगल जो जितना वही वाला बैंकिंग एंगल ही है, जितने एंगल से आपने रोड को बैंक कर रखा है वही थीटा एंगल है। तो इस थीटा के ये थीटा यहाँ पे एन के साथ में आप देखते हो तो एक कंपोनेंट तो आपको एन का यानी कि रिएक्शन का एन कोस थीटा मिल गया और दूसरा कंपोनेंट आपको एन साइन थीटा मिल गया। और इसी तरीके से आपने एक फोर्स को इसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लिया, एक तो एफ कोस थीटा और एक एफ साइन थीटा। ठीक है, तो अब इनवर्ट तरफ यानी सेंटर की तरफ लगने वाली टोटल फोर्स कितनी हो गई? एन साइन थीटा प्लस एफ कोस थीटा। दो फोर्स लगी हुई है सेंटर की तरफ, एक तो एन का कंपोनेंट एन साइन थीटा और एक इस एफ का कंपोनेंट एफ कोस थीटा। तो बोथ ऑफ दीज विल प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो एन साइन थीटा प्लस एफ कोस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये एक्सप्रेशन नंबर 1 लिखा हुआ है, आप देखें एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर माइनस एफ कोस थीटा। दिस इज एक्सप्रेशन नंबर 1। और इसी तरीके से दूसरा वाला एक्सप्रेशन लिखा हुआ है एन कोस थीटा इक्वल टू एम जी प्लस एफ साइन थीटा। जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगी हुई थी वो एक तो उसका वेट था एम जी और दूसरा ये एफ का कंपोनेंट था एफ साइन थीटा। तो टोटल डाउनवर्ड फोर्स हो गई एम जी इंटू एफ, एम जी प्लस एफ साइन थीटा। और अपवर्ड जो फोर्स लगी हुई थी वो एन का कंपोनेंट था एन कोस थीटा। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे इक्विलिब्रियम के केस में। तो एन कोस थीटा इज इक्वल टू एम जी प्लस एफ साइन थीटा। ये एक्सप्रेशन नंबर 2 आ गया। यहां तक अगर आप इस डायग्राम से समझ पा रहे हैं तो आपका 90% जॉब इज डन। ठीक है, तो एग्जाम में डेरिवेशन अगर आएगा तो आप ये डायग्राम बना के ये दो इक्वेशन डिड्यूस करके बता देंगे तो आपका 90% काम तो यहीं पे हो गया। इससे आगे तो बस इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड वगैरह ही करना है। तो नाउ यू डिवाइड इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2। तो इसमें एन से एन कैंसिल हो गया, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बनेगा तो वो टेन थीटा बन गया। और इधर राइट हैंड साइड में वी स्क्वायर माइनस म्यू जी आर अपॉन जी आर प्लस म्यू वी स्क्वायर ये टर्म आ गई। और इसको सिंप्लीफाई कर लोगे v के लिए तो वी स्क्वायर इक्वल टू जी आर इंटू म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। ये एक्सप्रेशन नंबर 3 बन गया। तो ये वी स्क्वायर का एक्सप्रेशन आ गया। ये किस किस की टर्म्स में? जी की टर्म्स में, आर की टर्म्स में और म्यू और थीटा। जी इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड दिस आर इज रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, म्यू इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड थीटा इज बैंकिंग एंगल। इस एक्सप्रेशन नंबर 3 में अगर आप म्यू की वैल्यू 0 पुट करते हो तो आपको एक सिंपलर एक्सप्रेशन मिल जाता है वी स्क्वायर इक्वल टू जी आर टेन थीटा। और वी स्क्वायर इक्वल टू जी आर टेन थीटा ये कोई नया एक्सप्रेशन नहीं है आपके लिए। इसको आप टेन थीटा कैलकुलेट करके देखो इस एक्सप्रेशन से, टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी आर। और ये वही पुराना एक्सप्रेशन है जो कि बेंडिंग ऑफ साइकिल के केस में आपको मिला था, वहाँ पे भी टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर अपॉन जी मिलता था। ये वही एक्सप्रेशन है, टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर अपॉन जी। तो ये कब मिल रहा है? जब आप इसमें म्यू इक्वल टू 0 पुट कर रहे हो। तो ये म्यू इक्वल टू 0 पुट करके आप इसको टेस्ट भी कर सकते हो कि आपका एक्सप्रेशन सही आया है कि नहीं आया। अदरवाइज इस एक्सप्रेशन नंबर 3 को याद रख लेंगे, इससे कई सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो एक दो प्रॉब्लम्स मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट टॉपिक पेज नंबर 17 पे कंटिन्यू करेंगे।